नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस पर किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। दिल्ली की तरफ बढ़े राजस्थान के चना किसान, खरीद लक्ष्य बढ़ाने और एक एक दाना चना खरीदने की मांग। किसान नेता रामपाल जाट ने सरकार पर लगाया संवेदनहीनता दिखाने का आरोप। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी। ग्रामीण इलाकों में ढांचागत विकास के लिए खर्च होंगे 1 लाख करोड़ रुपए। स्टार्टअप्स और दूसरे उद्यमियों को दिया जाएगा सस्ता कर्ज। केंद्र ने जारी की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की गाइडलाइंस। फसल नुकसान के लिए स्पॉन्सर होगा पूरी तरह से जिम्मेदार। समझौते के तहत किसान की फसल ना खरीदने पर लगेगा 1.5% तक जुर्माना। 8 महीने की रिकॉर्ड ऊंचाई पर रहा खाद्य तेलों का आयात। जून में 11,62,000 टन खाद्य तेलों का आयात। पाम ऑयल की हिस्सेदारी गिरी तो सूरजमुखी और सोयाबीन तेल में आया उछाल। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कैबिनेट ने 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को मंजूरी दे दी है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग उद्यमों के लिए निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए स्टार्टअप्स, उद्यमियों या लोक निजी भागीदारी के तहत काम करने वाली संस्थाओं को सस्ता कर्ज मुहैया कराया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड गांव में निजी निवेश को लाने का जरिया बनेगा। निजी क्षेत्र का निवेश गांव तक और खेत तक नहीं पहुंचता। ये जो कानूनी बदलाव हुए, इन बदलाव के परिणाम स्वरूप भी निजी निवेश किसान तक, गांव तक, खेत तक पहुंचेगा और ये पहुंचे इसके लिए ये 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है। यह पैकेज इसका माध्यम बनेगा। राजस्थान के चना किसान दिल्ली आने के लिए बीते 4 दिनों से डटे हुए हैं। प्रशासन ने इन्हें महला में रोक रखा है। ये किसान चना खरीद का लक्ष्य बढ़ाने और एक एक दाना चना खरीदने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस साल चने के बम्पर उत्पादन के बावजूद केंद्र ने 6 लाख टन चना खरीदने का लक्ष्य तय किया। इसकी खरीद हो चुकी है, लेकिन अभी भी चने का बड़ा हिस्सा घरों में ही पड़ा है। किसानों के मुताबिक खुले बाजार में चने के भाव इसकी एमएसपी के मुकाबले 1000 से 1200 रुपए कम है। इससे किसानों को घाटा उठाना पड़ रहा है। इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान महापंचायत के अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि किसान अपनी मांग पूरी होने के बाद ही पीछे हटेंगे। उन्होंने कहा कि यह आजादी की लड़ाई है, क्योंकि किसानों की खुशियों के बगैर कोई भी आजादी अधूरी है। यहाँ तो सरकार ने ऐसी स्थिति कर दी कि किसानों को कमाई छोड़कर लड़ाई करनी पड़ रही है। इसलिए सरकार को चाहिए वो किसानों को कमाई छोड़कर लड़ाई नहीं करनी पड़े। तो देश को आत्मनिर्भर बनाना है, देश को स्वावलंबी बनाना है, तो इसके लिए जरूरी है किसान खेत में काम करे, किसान को सड़क पर खेत छोड़कर नहीं आना पड़े। इसकी सरकारों को चिंता करनी चाहिए। मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की सरकारी खरीद के लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन अब तक शुरू नहीं हो पाया है। इससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 7,050 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन खुले बाजार में इसका भाव 6400 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास ही बना हुआ है। ऐसे में खेती की जरूरतें पूरी करने के लिए उनको अपनी फसलें औने पौने दाम पर बेचनी पड़ रही हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने जून से किसानों का रजिस्ट्रेशन शुरू करने का ऐलान किया था, लेकिन ये अब तक शुरू नहीं हो पाई है। इस साल मध्य प्रदेश में लगभग 5,76,000 टन ग्रीष्मकालीन मूंग पैदा होने का अनुमान है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मूंग खरीदी के लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द शुरू करने की मांग कर चुके हैं। इसके लिए उन्होंने सीएम शिवराज को कई बार चिट्ठी भी लिखी है। अब इसमें देरी को लेकर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। पूर्व जनसंपर्क मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि सरकार का ध्यान किसानों और आम जनता की परेशानियों पर नहीं है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने अनाउंस किया था कि हम मूंग की खरीदी 15 जून के बाद शुरू करेंगे, पर अभी तक शुरू नहीं हुई, क्योंकि ये सब उसमें लगे ना, मंत्रिमंडल का विस्तार, उसके बाद विभागों का बंटवारा वो हो नहीं रहा, कसकर चल रही है।
एक नेता दूसरे नेता पे आरोप लगा रहा है। देश के किसान लगातार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को मंजूरी दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। इसे वापस ना लेने पर आंदोलन करने का ऐलान भी कर चुके हैं। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें, नुकसान होने पर जवाबदेही, इनपुट सप्लाई, कॉन्ट्रैक्ट की समय सीमा, फसल का दाम तय करने की शर्तों जैसी तमाम बातों को शामिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फसल, स्थल, संपत्ति को मौसम या कानूनी वजहों से कोई नुकसान होता है तो इसकी जवाबदेही स्पॉन्सर पर होगी, यानी उस कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कंपनी पर होगी। इसके तहत कम से कम एक फसल चक्र और अधिकतम 5 साल के लिए समझौता हो सकता है। अगर किसी फसल का चक्र 5 साल से ज़्यादा है तो समझौता 5 साल से ज़्यादा समय के लिए भी हो सकता है, लेकिन स्पॉन्सर को समझौते में शामिल ज़मीन पर स्थायी निर्माण करने या उसका मालिकाना हक हासिल करने का अधिकार नहीं होगा। इसके अलावा अगर कोई स्पॉन्सर किसी उपज को लेने से इनकार करता है तो उसे किसान को इसकी वजह बतानी पड़ेगी। इसके अलावा किसान को खुद या थर्ड पार्टी के जरिए उपज की जांच कराने का प्रस्ताव भी देना होगा। इसके अलावा किसान को खुद या थर्ड पार्टी के जरिए उपज की जांच कराने का प्रस्ताव भी देना होगा। थर्ड पार्टी में एसेसर यानी जो एसेस करता है, आकलन करता है, कृषि विज्ञान केंद्र, सीड सर्टिफाइंग एजेंसी या कोई योग्य कृषि वैज्ञानिक शामिल हो सकता है। इन सब बातों को शामिल करते हुए कॉन्ट्रैक्ट पेपर को स्थानीय भाषा में तैयार किया जाएगा और किसान को समय पर मुहैया कराया जाएगा। लेकिन जानकार इस पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने कॉर्पोरेट्स की ही तर्ज पर इसकी गाइडलाइंस तय की हैं। इसमें तकनीकी और कानूनी पेचीदगियां ज़्यादा हैं। इससे इसे आम किसान कितना समझ पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडिटर इन चीफ हिंद किसान के हरवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरवीर जी, ये बताएं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर ये गाइडलाइंस सामने आई हैं। अब इन गाइडलाइंस को अगर पहली नज़र में देखा जाए तो बहुत डिटेल्ड है और ऐसा लग रहा है जैसे एक कॉर्पोरेट अनुबंध होता है, उस तरह का कुछ सामने आया। आपको लगता है कि किसानों को इसमें से कुछ खास जो उनके लिए ज़रूरी है समझना, वो समझ में आएगा? हाँ, देखिए, ये गाइडलाइन एक तो काफ़ी डिटेल में है, काफ़ी एक्सप्लेनेटरी भी है, लेकिन अगर हम देखें कि एक जगह इसमें क्या कहा गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जो 19वीं सेंचुरी के लास्ट के बरसों का है, वही देश में अभी तक लागू है, तो ये लगभग उसको रिप्लेस करेगा और उसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा फार्मर्स को। इनके साथ में जो भी एक शब्द जो कहा गया है इसमें, स्पॉन्सर एक तरीके का, जब प्रायोजक हम कहें, मीन्स एक तो किसान होगा और किसान के साथ जो एग्रीमेंट करने वाला व्यक्ति या कंपनी या एफपीओ जो होगा वो होगा, उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा। तो एक तो मुझे लग रहा है कि इसकी जो शब्दावली है और जो इसमें सेक्शंस बनाए हैं वो काफ़ी सारी टेक्निकलिटी उसमें बहुत ज़्यादा है और मेरा ओपिनियन है कि जो आम किसान है वो इस एग्रीमेंट को बिना किसी एक्सपर्ट की मदद के समझ पाना उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि इसमें जो अलग अलग सेक्शंस बताए गए हैं और उसके अलग प्रोविज़न है, प्राइसिंग का अलग है, इनपुट के लिए अलग है, वेइंग पेमेंट के लिए अलग है, फिर प्राइसिंग के लिए अलग फॉर्मूले हैं। तो ये सारा का सारा जितना इसमें चीज़ें शामिल की जाएंगी वो सामान्य किसान की जो समझ है वो तो इसको ठीक से समझ नहीं पाएगा। फिर ये है कि उसमें किसी थर्ड पार्टी को भी शामिल कर सकते हैं। जिक्र किया है कि जो कंपनियां हैं उनके ऊपर ये दारोमदार होगा कि वो इसकी जो तमाम शर्तें हैं, जो तमाम चीज़ें हैं, उनको ठीक तरीके से जानकारी दे किसान को। लेकिन इस पे काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि ये कंपनियां ये कितना प्रोएक्टिव होकर जिनके साथ ये समझौता किया जा रहा है वो किसान को इनके बारे में समझाएं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है किसान के लिए प्राइसिंग। इसमें तरह तरह की वेरिएबल और डायनामिक प्राइसिंग की बात की है, ज़रा उस पर बताएं कि किसान को क्या अंततः फाइनल फेयर प्राइस मिल पाएगा या नहीं, कैसा लगता है? असल में देखिए, जो किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है खेती का, वो है उसके लिए एक बेहतर दाम जी। और सरकार ने ये जो अभी तमाम सारे जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में रिफॉर्म्स के
कदम उठाए हैं, 2 ऑर्डिनेंस आए हैं, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में भी संशोधन किए हैं। उसके पीछे उसका जो सेंट्रल थीम वो कहते हैं कि हम किसानों को बेहतर दाम देना चाहते हैं। लेकिन अगर आप देखें, ख़ास तौर से दोनों ऑर्डिनेंस को देखें, उसमें दाम क्या होगा, मुनासिब दाम क्या होगा, उसको लेकर के बहुत क्लैरिटी नहीं है। और इसमें कहीं भी जो सरकार का हमारे देश में एक ही चीज़ मानी जाती है कि 2 पहलू हैं दाम तय करने के। एक तो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और उसके लिए फॉर्मूला है, उसके लिए किसान लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो एम एस स्वामीनाथन फार्मूला है वो C2 कॉस्ट के ऊपर 50% प्रॉफिट लागू होना चाहिए। दूसरा गन्ने के लिए FRP है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस है, वो है। तो ये क्योंकि फसलें इसमें तमाम सारी हैं, और इसमें सिर्फ फसलें नहीं हैं, इसमें शब्द इस्तेमाल किया गया है फार्मर प्रोड्यूस। फार्मर प्रोड्यूस में जो एग्रीकल्चर क्रॉप है वो है, उसका जो पशुपालन का काम है सारा वो है, और अदर देन डेयरी के अलावा जो और भी चीज़ें आती हैं एनिमल हस्बेंड्री में वो भी शामिल है, उसमें आपका फिशरीज भी है। तो तमाम सारे पक्ष इसमें हैं। अब उसका दाम तय करने का फॉर्मूला कैसे तय होगा? एक तो लगातार किसान लड़ाई लड़ते रहे कि ज़्यादातर प्रोड्यूस को आप MSP के दायरे में लाइए, वो तो नहीं किया कि सरकार ने। खासतौर से क्रॉप को ही आप ला सकते थे, वो तो हुआ उसके नहीं ऊपर अभी तक। कोई काम नहीं हुआ है। और अब इसमें क्या है कि इसमें आप देखिए कि एक तो ग्रेड A, B, C और गारंटीड प्राइस, फिक्स प्राइस, वेरिएबल प्राइस, उसके ऊपर बोनस, उसका एक फार्मूला ईजाद होगा जी। और फिर मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस एक तरफ आप कहते हैं कि ये जो सारा मसला है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट का जो यार्ड है या मंडी है उसके बाहर होगा, उसका इसके ऊपर ये लागू नहीं होगा। फिर आप प्राइस डिस्कवरी के लिए कहते हैं मार्केट में जो प्राइस चल रही होगी और इनएम जो प्राइस उसके हिसाब से आ रही होगी उसको फिर प्राइस का इंडिकेशन माना जाएगा। तो मेरा पहला पॉइंट है कि जब एग्रीमेंट किसान करेगा उस वक्त जो इंडिकेटेड प्राइस होगी वो कैसे तय होगी, उसको लेकर ये पूरा का पूरा जो गाइडलाइन है उसमें एकदम चुप्पी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने सामने रखी। एक और जरूरी बात है कि इनपुट्स की जहां तक बात है, बोला गया है कि जो जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट या जिस व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट उसकी जिम्मेदारी होगी ये इनपुट्स दिलाने की। तो ऐसे में ये बताइए कि जो KVKs हैं या फिर नेशनल सीड कॉर्पोरेशन जो बीज उपलब्ध कराती है, तमाम सरकारी एजेंसी जो कृषि में लगी हुई हैं, फिर उनका किस तरह का रोल रहेगा? क्या एक तरह से आपको लगता है कि सरकार अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे पीछे हट रही है? असल में देखिए कि अगर हम थोड़ा पीछे जाएं कि 2005-06 के आसपास तमाम सारी कंपनियां आई थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, और उनका जो बड़ा मकसद था वो था कि जो उनका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने का जो इनपुट है, बीज है, खाद है, पेस्टिसाइड है, और जो एग्रो सर्विसेज हैं जिसको ये लोग गुड फार्मर प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, सो वो सारा एक्सटेंशन सर्विस वो प्रोवाइड कराएं। तो यानी कि जो किसान है उसका जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का, उसमें ये एक तो इनका मटेरियल इस्तेमाल हो, प्लस उसमें ये कॉस्ट ऐड हो जाएगी जो इनके लिए रेवेन्यू का सोर्स होगी। तो ये इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, और उसमें तमाम सारा लगातार आप देखेंगे कि उसमें कई जो सेक्शन है उसमें मटेरियल सप्लाई करने से लेके और पैकेजिंग मटेरियल सप्लाई करने तक वो सब है, और उसकी कॉस्ट उसमें शामिल होगी। तो सवाल है कि ये कंपनियां क्या उस वक्त नाकाम हो गई थी क्योंकि बहुत सारी कंपनियों ने फार्मर से जो मटेरियल बाई करने का जो था एग्रीमेंट उसको ऑनर नहीं किया था। ये एक पहलू है। इसके बाद जो है वो नहीं चल पाया, तो फिर ये नए सिरे से आए हैं। अब इसमें या तो ये अपना रेवेन्यू स्ट्रीम ढूंढ रहे हैं, और किस तरीके का मटेरियल सप्लाई होगा वो फार्मर का रिक्वायरमेंट है या नहीं है उस पर डिपेंड करेगा। जी, इसमें बहुत से ऐसे पहलू हैं जिन पर तफसील से बातचीत करने की ज़रूरत है। इस पर हम आपसे लगातार बातचीत करते रहेंगे और भी एक्सपर्ट्स को लाएंगे ताकि इसको तफसील से समझें। फिलहाल वक्त की पाबंदी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस इंसाइट के लिए। शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून में देश को आत्मनिर्भर बनाने का नारा दिया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी महीने देश में खाद्य तेलों का आयात बीते 8 महीने के अधिकतम स्तर पर पहुंच गया।
जून में 11,62,000 टन से ज्यादा खाद्य तेल का आयात हुआ, जो कि बीते साल जून में 10,71,000 टन खाद्य तेल का आयात हुआ था। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक जून में पाम ऑयल का आयात घटकर महज 3,000 टन रह गया, जो कि साल भर पहले 2.5 लाख टन से ज्यादा था। 1994 में खाद्य तेलों का आयात शुरू होने के बाद ये पहला मौका है जब इतना कम पाम ऑयल का आयात हुआ है। हालांकि इसके पीछे आरबीडी पामोलिन को प्रतिबंधित व्यापार श्रेणी में डालने की वजह माना जा रहा है, लेकिन इसके मुकाबले अगर दूसरी तरफ देखें तो सूरजमुखी और सोयाबीन तेल जैसे सॉफ्ट ऑयल के आयात में इजाफा हुआ है। इस साल जून में 2,68,000 टन सूरजमुखी तेल और 3,31,000 टन सोयाबीन तेल का आयात हुआ है। जी, तो इस पर और ज़्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ कन्वीनर फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फाउंडेशन विजय सरदाना जी जुड़ गए। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। ये एक महत्वपूर्ण अहम स्टोरी कि जो एडिबल ऑयल्स हैं, खाद्य तेलों के मामले में भारत जो है अब जून महीने में अगर देखें तो पिछले 8 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया हमने आयात में, और ख़ासतौर से इस कोरोना के काल में ऐसा नहीं है कि हमारे किसान तिलहन में आत्मनिर्भर नहीं बन रहे। ये बताइए कि इस वक्त इतना मुश्किल वक्त चल रहा है, इस वक्त सरकार जून महीने में जिस तरह की ये आंकड़े आए हैं, इसका क्या आधार है? हम क्यों आयात कर रहे हैं तिलहन में जब हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इस देश की आबादी करीब 138 करोड़ है, और 138 करोड़ के लिए जो हमारा तेलों का खपत है, खाद्य तेलों का, वो करीब 23 से 24 मिलियन टन है। और 23 से 24 मिलियन टन में अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करें तो वो मात्र 30% है। तो अगर हम आज 65-70% आयातित तेलों पे निर्भर हैं, और कोरोना के शुरू के महीनों में क्योंकि लॉजिस्टिक्स कंस्ट्रेंट थे, लॉकडाउन था, शिपिंग सिस्टम्स में दिक्कत थी, सब कुछ बंद था, इसलिए वो आयात थोड़ा कम हुआ था। जैसे जैसे हालात नॉर्मल होंगे वैसे वैसे आयात भी पुराने स्तर पर वापस आ जाएगा। तो सर, एक तरफ तो बात हो रही है आत्मनिर्भर होने की, लोकल को वोकल बनाने की। निर्मला सीतारमण जी भी कितने ही मंचों पर ये बोल चुकी हैं कि अब हमें तिलहन के किसानों को और ज़्यादा बढ़ावा देना है, आत्मनिर्भर बनाना है, रकबा बढ़े। अब जब इनकी बात मानकर जब किसान, हमारे देश के किसान उस तरफ, उस राह पर चल पड़ते हैं, तो फिर इस तरह की ठेस, इस तरह की चोट। देखिए, बात आपकी सही है। हमें इसके तेलों के आयात के इतिहास पे जाना पड़ेगा। ये ओवरनाइट डेवलपमेंट नहीं है। करीब 20-25 साल पहले हम मात्र 10-12% अपनी जरूरत का तेल आयात करते थे, लेकिन देश की आबादी बढ़ती गई, परचेजिंग पावर बढ़ती गई, ईटिंग आउट हैबिट्स बढ़ती गई, बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री को हमने डेवलप किया, तो निश्चित रूप से तेलों की खपत बढ़ी। लेकिन जिस तरह से प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा। उसके 2-3 कारण हैं जो हमें समझने पड़ेंगे। जब इस देश में खाद्य तेलों की डिमांड बढ़ी और उस समय तेल जितना इस देश में पैदा होता था, तो किसी ने सरकार को यह सजेस्ट किया कि साहब आप आयात कर लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ते हैं, आप आयात कर लीजिए तो कंज्यूमर को सस्ते में आप लोग तेल दे पाएंगे, जो राजनीतिक दृष्टि से भी आपके लिए ठीक होगा। तो भारत सरकार ने बगैर सोचे समझे, उस समय करीब 1990-95 के आसपास की मैं बातें कर रहा हूं, बगैर सोचे समझे कि इससे डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कस्टम्स ड्यूटी घटा दी गई और बड़ी मात्रा में तेलों का आयात शुरू किया ताकि कंज्यूमर्स को सस्ता मिले। और कंज्यूमर का ध्यान रखने के चक्कर में हमने प्राथमिकता कंज्यूमर्स को दी गई, ना कि किसानों को। देखिए, आप देश का 70 साल का इतिहास उठा के देखिए, हमेशा एग्रीकल्चर पॉलिसी कंज्यूमर्स के लिए बनी है, कभी किसानों के लिए नहीं बनी। और अगर हम किसानों की बात करते हैं, जब जितने कानून बने हैं आज तक इस देश में, वो सिर्फ कंज्यूमर के लिए बने हैं। एक कानून बता दीजिए जहां पे ये लिखा हो कि ये कानून किसानों की आमदनी को सुनिश्चित करता है, या किसानों के लिए बाजार सुनिश्चित करता है, या किसानों के लिए टेक्नोलॉजी सुनिश्चित करता है, या किसानों के लिए एक्सटेंशन सर्विसेज, ट्रेनिंग सुनिश्चित करता है। एक कानून मुझे बता दीजिए, कुछ भी नहीं है।
जितने इस देश में कानून बने वो सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए बने, और आज उसका खामियाजा हम इस देश में उठा रहे हैं। खासकर तेलों के मामले में या बाकी चीजों के मामले में हमारी प्रोडक्टिविटी, हम कहने को तो दुनिया की एक बहुत बड़ी कृषि महाशक्ति के रूप में अपने आप को हम प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन अगर आप प्रोडक्टिविटी भी देखेंगे तो हम दुनिया के सबसे गरीब देशों से भी बहुत क्षेत्रों में पीछे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि हमने खेती के साथ पिछले 70 साल में सिर्फ राजनीति करी है, हमने कभी खेती को सीरियसली इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं माना, और उसका खामियाजा ये है कि आज 70% तेल आपको आयात करना पड़ रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ कंज्यूमर परेशान है कि उसको क्वालिटी का सामान नहीं मिलता जो इस देश में पैदा होता है, तीसरी तरफ हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, और चौथी तरफ हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ना तो हमारे पास प्रॉपर क्वालिटी रॉ मटेरियल है, ना हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिवनेस है जिसको कहते हैं कॉम्पिटिटिवनेस। तो 70 साल जितनी एग्रीकल्चर पॉलिसीज बनी वो एडॉक बनी, जिस नेता का, जिस मंत्री का, जिस राजनीतिक पार्टी का जो मन था उसने खेती के साथ खिलवाड़ किया ताकि राजनीति चलती रहे, वोट चलते रहें, और किसान को सिर्फ इलेक्शन से पहले आपने सब्सिडी घोषित कर दी और कोई ब्याज माफी कर दी और राजनीति चलाते रहे। यही हुआ है आज तक खेती के साथ। जी, एक बात बताएं कि जब हम यहाँ देख रहे हैं कि पाम ऑयल के मामले में तो आयात कुछ पहले से कम हुआ है, लेकिन अगर बात करें सूरजमुखी की और सोयाबीन की तो वहां आयात बढ़ा है, बल्कि इन दोनों मामलों में भी देश आत्मनिर्भर बन सकता है। पूरी उसके पास इस तरह की सिचुएशन है कि यहाँ के किसान उस लेवल पर पहुंचा दे। और अगर सरसों के किसानों की बात करें तो वो भी भाव नहीं मिलने की वजह से इतने परेशान हैं। तो किस तरह का असर आप देख रहे हैं अब आने वाले समय में जब ये आयात होगा, उससे किस तरह के भाव लुढ़केंगे, और कोरोना इस काल में ये किस तरह की सीख होनी चाहिए, किस तरह की नॉक होनी चाहिए अब सरकार के सामने कि एक राइट पॉलिसी को सामने रखें? देखिए, सबसे पहले तो हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि तेलों के अगर थोड़े दाम बढ़ते हैं तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं। कारण यह है कि एवरेज कंजम्पशन एक आदमी का 1 किलो है महीने में, और जब हम 1 किलो पर मंथ की बात करते हैं तो अगर 5 रुपए लीटर या 5 रुपए किलो भी अगर तेल का दाम बढ़ जाता है तो हम 30 दिन में 5 रुपए की बात कर रहे हैं जी। तो इसलिए इस बात को लेके इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये एक कंज्यूमर 15 पैसे या 20 पैसे रोज अपने ऊपर अच्छे तेल के लिए, अपने किसानों के लिए नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि पहले सरकार को ये समझना पड़ेगा कि हमारी नीति क्या है। हाँ, थोड़े से तेल के दाम बढ़ेंगे लेकिन इतने नहीं बढ़ेंगे जितना हवा खड़ा कर दिया जाता है या डराया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इस देश में किसानों की हालत इसलिए खराब है कि क्योंकि तेल, जब कंज्यूमर को ये कहा जाता है कि हम आपको सस्ता तेल दे रहे हैं और जितना आपके देश में पाम आता है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप भारत सरकार के अधिकारियों से पूछिए कि ये सारा पाम तेल जाता कहां है। कंज्यूमर मार्केट में हमने तो कभी किसी को खरीदते देखा नहीं। हकीकत यह है कि जितना तेल पाम का आता है काफी हद तक वो मिलावट में भी जाता है, और इस देश में FSSAI जो संस्था है जो मिलावट को कंट्रोल करती है, आज तक FSSAI संस्था ये हमें बताए कि कितने मिलावटखोरों को उन्होंने जेल में डाला। तो एक तरफ हम उस तेल को आयात कर रहे हैं जो मिलावट के काम आता है, दूसरी तरफ जिन संस्थाओं की जिम्मेवारी है मिलावट रोकने की, वो सब आंख पे पट्टी बांधे बैठी हैं। और आंख पे पट्टी क्यों बांधी जाती है? आपको पता है कि जिस तरह से फूड डिपार्टमेंट में करप्शन है, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में करप्शन है, उसका खामियाजा एक तरफ किसान को उठाना पड़ता है, क्योंकि इस देश में उतना सरसों का तेल बिकता है जितनी हम इस देश में सरसों पैदा नहीं करते। सरसों पैदा जितनी नहीं होती उससे ज्यादा हम तेल बेच देते हैं। तो ये हालत है इस देश की। व्यापार में हर आदमी को पता है, हर दुकानदार को पता है कि तेल में मिलावट है, लेकिन सिर्फ उन अधिकारियों और कर्मचारियों को नहीं पता जिनको मिलावट रोकने की जिम्मेवारी। इसका मतलब जानबूझ के मिलावटखोरों के साथ मिलकर डिपार्टमेंट काम कर रहा है। पहला आरोप मैं लगा रहा हूं, और इसमें सच्चाई है, अगर गलत हो तो अधिकारी अपने डेटा जनता के सामने रखें, पहली बात। दूसरी बात आती है प्रोडक्टिविटी की।
आपने कहने से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा जी। आपको किसानों को सही बीज देने पड़ेंगे, उनको एक्सटेंशन सर्विस देनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि कैसे तिलहन की पैदावार की जाए। उसके लिए इंडस्ट्री की तरफ से हमने कई फोरम्स में सरकार को यह कहा है कि आप जितना आप तेल आयात करते हैं आप उसमें कस्टम ड्यूटी और बढ़ा दीजिए। आपने जिस तरह की बातों को सामने रखा सरदाना जी, ये बहुत ही वैलिड पॉइंट सामने रखे हैं और हम चाहेंगे कि नीति निर्धारक जो पॉलिसी मेकर्स हैं इन वैलिड पॉइंट्स की तरफ निगाह डालें, ध्यान दें और इस तरह की पॉलिसी बनाएं कि जो किसान हैं उनका कोई खामियाजा ना उठाएं और जो कंज्यूमर हैं उन्हें भी सही तरह का खाद्य तेल उपलब्ध हो। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। धन्यवाद। राजस्थान में टिड्डियों के कहर को देखते हुए हेलीकॉप्टर्स के जरिए कीटनाशकों के छिड़काव पर ध्यान दिया जा रहा है। मंगलवार को जोधपुर के ओसियां क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से 40 हेक्टेयर क्षेत्र में कीटनाशकों का छिड़काव किया गया है। जुलाई में बड़े टिड्डी हमले होने की आशंका को देखते हुए प्रशासन अपनी तैयारियों को पुख्ता बनाने के दावे कर रहा है। विलेज में जो स्पॉट था लोकस्ट का, वहाँ पर 2 सॉर्टी की गई है और दोनों सॉर्टी में करीब 360 लीटर सॉल्यूशन जो है स्प्रे किया गया है और उसमें करीब 40 हेक्टेयर एरिया कवर किया गया है। गुजरात के देवभूमि, द्वारका, जामनगर, जूनागढ़, पोरबंदर और राजकोट जैसे जिलों के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। इससे यहां बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहां पर 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक सौराष्ट्र कच्छ में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय है। इसी वजह से मूसलाधार बारिश हो रही है। महाराष्ट्र में रुक रुक कर तेज बारिश होने का अनुमान है। बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में लगभग सभी जगहों पर बारिश हुई है, जो आगे भी जारी रहने का अनुमान है। अगर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल की बात करें तो यहां पर मंगलवार रात से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। मॉनसून फिर से अपनी रफ्तार पे है और हालात अच्छे होने वाले हैं और ख़ासकर खेती के लिए ये जो बारिश है बहुत अच्छी है, क्योंकि अभी धान जो है खेतों में लोगों के, तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ये जो बारिश का सिलसिला है अब जुलाई में भी अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि जुलाई में बारिशें बंद हो जाएंगी, और बाकी का जो जुलाई का टाइम है उस पर भी समय समय पर बारिशें आती रहेंगी। और इसी के साथ किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।